सेशन इसका ले चुकी हूँ मैं, नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ रही हूँ, अगले सेशन की ओर बढ़ रही हूँ। तो देखिए अब हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। इट मीन्स कैपिटल मार्केट के फंक्शंस क्या हैं। थोड़ा सा पुराना बेस देते हुए मैं आगे बढ़ूंगी, थोड़ा सा पुराना बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगी। एक बार सारे बच्चे जोर से बोलिए जय माता दी। आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए। एक बात और भी है, जिस भगवान का दिन होगा उनका नाम जरूर लेंगे, है ना। जैसे कि आज जो है, जोर से बोलिए जय श्री राम। अब देखो श्री राम को हमने नाम याद किया तो हनुमान जी तो अपने आप ही हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो भगवान का नाम लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि उनकी हमें बहुत ज़रूरत है, उनके बिना तो कुछ भी मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो हर रोज हर दिन के हिसाब से भगवान का नाम लेंगे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। अगर मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बैकग्राउंड इसका समझाऊं, बेसिक बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताऊं कैपिटल मार्केट का, तो मैं शॉर्ट में एक बार पुराना जो तुमने पढ़ा, जैसे तुम सीरियल्स नहीं देखते तो सीरियल में रिकैप आता है, फ्लैश फ्लैश फ्लैश, ऐसे करके मैं आपको रिकैप दे देती हूँ। पुराने रिकैप की अगर हम बात करें भाई और बहनों, तो हमने जो है ये पढ़ा था कि भैया एक होता है फाइनेंशियल सिस्टम। जल्दी बता रही हूँ, स्पीड भी दिखा देती हूँ आपको कितनी स्पीड चलती है मेरे, बिल्कुल वंदे भारत जैसी, ठीक है। तो देखिए अब मैं ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, बस एक बार रिवाइज करा रही हूँ। जिन बच्चों का ये एक ही लेक्चर हुआ है अभी, दूसरा लेक्चर मतलब एक तो बेसिक लेक्चर हुआ है जो जस्ट एक बातचीत करी थी हमने, दूसरा मैंने इसका एक कोर लेक्चर लिया और ये सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। तो जो पहला लेक्चर मैंने पढ़ाया एक बार उसको मैं फटाफट से जल्दी आपको बता देती हूँ ताकि मैं अगला लेक्चर स्टार्ट कर सकूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से सुनिए। एक सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं, मेरे साथ मेरा साथ देना आप, ठीक है ना। आपके बिना साथ के तो मैं कैसे ही आगे बढ़ूंगी, तो आपके साथ की तो मुझे बहुत जरूरत है। तो बताइए जल्दी से, सबसे पहले एक सिस्टम होता है, सिस्टम का नाम क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम। दम नहीं लग रहा बच्चों में, जान सी नहीं लग रही मैम, आप समझो बात को, जमे पड़े हम। अच्छा बताइए कौन सा सिस्टम, कम ऑन रिप्लाई। फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है ना। फाइनेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करें कितने पिलर्स होते हैं, जल्दी बताओ फटाफट। अच्छा सारे बच्चे ताली बजा के बताएंगे। पहला बताइए जल्दी, सारे बच्चे क्लैपिंग करिए। फर्स्ट यस, तेज हाथ ही नहीं उठ रहे, कुछ बच्चों के तो जमे पड़े हैं। बेटा हाथ उठाओ सारे बच्चे ऊपर, यस वेरी गुड, वंडरफुल, तेज। अरे बेटा उठाओ हाथ ऊपर, वेरी गुड, वाह बहुत बढ़िया। चलिए खैर देखो अब तुम्हारे अंदर थोड़ी सी गर्मी भी आएगी और जान भी आएगी। तो फाइनेंशियल सिस्टम के 3 पिलर होते हैं। कितने पिलर होते हैं जरा बताना, जोर से आवाज आनी चाहिए। कितने पिलर होते हैं? मजा नहीं आया। कितने पिलर होते हैं? जब तक अड़ोसी पड़ोसी को पता ही नहीं चले क्लास चल रही है, क्या ही फायदा है इसी क्लास का। बताओ कितने पिलर होते हैं? वेरी गुड। फर्स्ट वन इज अ फाइनेंशियल फुल अप। आपको फिल अप करना है, मेरा जो मैं सेंटेंस बोलूं उसको ब्लैंक को फिल करना है, तभी जाके आपके ब्रेन को पता चलेगा कि आप पढ़ने आए हो। यस फाइनेंशियल, जोर से बोलिए फाइनेंशियल, यस। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड वन इज अ इंटरमीडियरीज। जोर से बोलिए इंटर, आवाज नहीं आई, इंटर। देखते हैं कितने जान है आपके अंदर, इंटर, ओके। एंड थर्ड वन इज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। आवाज नहीं है, जोर से बोलो फाइनेंशियल। फाइनेंशियल, जो जितनी तेज बोलेगा वो उतनी जल्दी पास हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से बताइए फाइनेंशियल, ओके। फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1, जोर से बोलिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। कैपिटल मार्केट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू नंबर 1, नंबर 2। प्राइमरी मार्केट में कंपनी क्या इशू करती है? शेयर्स। किसको? पब्लिक को। क्या बोलते हैं उसे? फर्स्ट टाइम आएगा तो आईपीओ, उसके बाद आएगा तो एफपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कभी कंपनी फर्स्ट टाइम इशू लेकर आएगी तो क्या बोलेंगे? आईपीओ, और फर्दर लेकर आएगी तो एफपीओ, ठीक है। उसके बाद हमने कहा ये बताइए सेकेंडरी मार्केट में किसका रोल होता है? ओनली एंड ओनली इन्वेस्टर्स और स्टॉक एक्सचेंज। और मेंबर कौन होते हैं? स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक, क्या उनके बिना ट्रेडिंग पॉसिबल है? तो स्टॉक ब्रोकर को क्या बोला जाता है? इंटर। अच्छा इंटरमीडियरीज भी कितने तरीके की होती हैं? 2। वन इज अ
प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज अ सेकेंडरी। प्राइमरी कौन होते हैं? मर्चेंट बैंकर। फिर से बोलिए जोर से, मर्चेंट बैंकर। सेकेंडरी में किसे आता है? स्टॉक ब्रोकर। क्या आते हैं जरा बताइए? स्टॉक ब्रोकर। फिर से बोलो जोर से, स्टॉक। ठीक है। उसके बाद फिर हमने कहा था, जब हम बात करते हैं मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय RBI। मेरे साथ साथ बोलो, रेगुलेटेड बाय एंड ओके। एंड कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड बाय SEBI, रेगुलेटेड बाय ओके। आप बताओगे जिम्मेदारी किसको दी है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। किसकी जिम्मेदारी है? टू एजुकेट इन्वेस्टर, SEBI की। टू रेगुलेट द कैपिटल मार्केट, टू रेगुलेट इंटरमीडियरीज। और SEBI के पास तो अस्त्र भी नहीं है और शस्त्र भी नहीं है, तो सरकार ने कहा हम तुम्हें क्या देंगे? अस्त्र भी। और इट मीन्स SEBI के पास पावर है अपने नियम बनाने की, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? SEBI हैविंग अ पावर टू मेक देयर ओन रेगुलेशंस, मेक देयर ओन रेगुलेशन। दैट्स वाई वो क्या है? रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी, आवाज नहीं, जोर से बोलिए, रेगुलेटरी। अब उन्होंने कहा ये बताओ मेरी बात कोई नहीं मानेगा तो मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ने कहा तुम्हें कहीं जाने की जरूरत। भाई और बहनों, गवर्नमेंट ने बोला कि SEBI अगर तेरी कोई बात ना माने तो उनसे कह देना कि अब तो जेल में, जेल की रोटी और जेल का पानी है, पीना पड़ेगा। तो यहां पे SEBI कहती है सर बार बार आपसे पूछना पड़ेगा क्या? तो यहां पे गवर्नमेंट ने करना, जा तू जी ले अपनी। इट मीन्स SEBI कैसी बॉडी है? कम ऑन रिप्लाई। ऑटोनोमस बॉडी। कैसी बॉडी है? ऑटोनोमस बॉडी। उनको किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? या ऑल क्लियर? अब हमने कहा मैम जी ये बताइए, दो सेक्टर होते हैं। एक होता है जिनके पास ज्यादा पैसा है, वो कौन होते हैं? जिनके पास सेविंग्स है, हाउस होल्ड सेक्टर। एक वो है जिनको पैसे की उसे बोलते हैं बिजनेस सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर के पास पैसा भिजवाना है, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल सिस्टम। जब भी कभी एक्सेस फंड रिक्वायर्ड फंड तक जो पहुंचता है उसी को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल सिस्टम। क्लियर हुई बात? अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं। कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी को कैपिटल की जरूरत है, तो कैपिटल कितने तरीके से इकट्ठी हो सकती है? वन इज घर वालों से, या फिर एक होता है घर वालों से और दूसरा होता है, आवाज नहीं, जोर से बोलिए, वन इज घर वालों से और दूसरा, एक इंडिया से और दूसरा फॉरेन से। जब कभी घर वालों की बात होती है तो उसका नाम क्या है? शेयर होल्डर्स। क्या बोलते हैं हम? आवाज नहीं, जोर जोर से बोलो, शेयर। ओके। और बाहर वाले कौन है? बोरोड फंड किसे बोलते हैं? डिबेंचर होल्डर। जब भी कभी शेयर इंडिया में इशू करेंगे तो शेयर है, जब भी कभी दही इंडिया में खाते हैं तो कर्ड है, ठीक है, और आउटसाइड इंडिया योगर्ट है। ऐसे भाई और बहनों, अगर इंडियन कंपनी इंडियन इन्वेस्टर को शेयर दे रही है और पैसा ले रही है, शेयर ले लो पैसा दे दो, तो उन्हें बोलते हैं शेयर होल्डर। लेकिन वहीं जब भी कभी कंपनी को फॉरेन फंडिंग की जरूरत है तो ऐसी स्थिति में उन्हीं शेयर्स को बोला जाता है ADR। क्या बोला मैंने? If Indian company is interested to raise funds in foreign currency, then there is only one option. They are not directly issuing shares to other country. They are issuing ADRs. बहुत बात का कॉन्सेप्ट है लेकिन पहले ही सिखा रही हूँ, साथ साथ सीखते जाएंगे। तो जब मैं आपको ADR पढ़ाऊंगी तो आपको पूरा पता ही होगा। ADR, अब देखो एक बात सुनो, मान के चलिए कंपनी को फॉरेन करेंसी की कब जरूरत पड़ती है? सोच के बताओ, सोचना बहुत जरूरी है। जब तक किसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम कुछ सोचेंगे नहीं तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ तो लेंगे लेकिन क्रैम नहीं कर पाएंगे। तो बताइए कंपनी को कब जरूरत पड़ सकती है बाहर के पैसे की, फॉरेन करेंसी की कब जरूरत पड़ सकती है? दो एग्जाम्पल बता दो क्लास में, बस दो ही काफी हैं, दो एग्जाम्पल बता दो। हाँ जी, पहला, जब भी कभी कंपनी, चलो मैं ही बता देती हूँ, जब भी कभी कंपनी चाहती है फॉरेन कंपनी को मर्ज करना,
खरीदना, टेक ओवर करना, एक्वायर करना, तो उसको बदले में क्या देना पड़ेगा? फॉरेन करेंसी। इन दैट सिचुएशन कंपनी फंड रेज करती है फॉरेन करेंसी में, तो एडीआर इशू करके, राइट। अगर कंपनी इज इंटरेस्टेड टू बाय अ न्यू मशीनरी जो कि इंपॉर्टेड है, तो उसको फॉरेन करेंसी की जरूरत है। कोई नया प्रोजेक्ट है या फिर कंपनी अपनी कोई नई ब्रांच ओपन करना चाहती है, दैट इज नोन एज एक्सपेंशन, तो भी किस चीज की जरूरत पड़ेगी? फॉरेन करेंसी की। तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या इशू करती है? एडीआर। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ भाई और बहनों, मान के चलिए आप एक्स लिमिटेड के कंपनी सेक्रेटरी हो और आपकी कंपनी कहने लगी कि सीएस साहब फंड रेज करना है फॉरेन करेंसी में। उन्होंने कहा ये तो हमारा बाएं हाथ का खेल है, लेकिन जब सीएस की बात होती है तो सीएस इज अ कंप्लायंस ऑफिसर। सीएस को पता है कि कैसे हम फॉरेन करेंसी में फंड रेज करेंगे, तो वो तो अभी हम बात की बात चलते एक नॉर्मल व्यक्ति से बोला कि जाओ फॉरेन करेंसी में शेयर इशू करके आओ। उन्होंने कहा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो कंपनी ने क्या किया? इंस्टीड ऑफ सीएस आम आदमी को भेज दिया। अब आम आदमी जो है कंपनी के लिए फंड रेज करने पहुंच गया, फ्लाइट से उतरा लंदन में, और लंदन में उतर के कह रहा शेयर है लो, शेयर 100 रुपए का एक, एक्स लिमिटेड का शेयर 100 रुपए, 100 रुपए लेना, चल ले लो, 100 का एक है, चलो 2 दिलवा देंगे, 100 के 2, 100 के 2, 100 के 2, 100 के 2, 100 के 3, 100 के 3, लो छोड़ो सेल, 100 के 4, 100 के 4, 100 के 4। अब मिस्टर चॉम 100 के 4 छोड़ो यार, 100 के 5 सेल, सेल बम्पर सेल। भाई सुबह से शाम होगी, उससे एयरपोर्ट पे खड़ा चिल्लाए जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है। सब कह रहे बड़ा मजा आ रहा है उसे देखने में, लेकिन बेचारे का एक शेयर किसी ने नहीं खरीदा, एक शेयर किसी ने नहीं खरीदा। लौट के बुद्धू घर को आए, जान बची तो कंपनी से कहा तुम्हारा शेयर कोई नहीं खरीदना चाहता। पहले ही कहा था सीएस अपॉइंट कर लो कंपनी में, मिनटों में काम करके लाएंगे। अब सीएस को बुलाया क्योंकि उन्होंने फीस मांगी थी। उन्होंने कहा सर दिस इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली, एडीआर ऐसे इशू नहीं होते। अब आप ये मत बताना कैसे इशू होते हैं, ये मैं आपको बता रही हूं कि पहले शेयर इशू करो, इंडिया में रखो उन्हें, उसके बदले जो बाहर डिपॉजिटरी है। अब देखो सुनो, जैसे ही मैं कोई वर्ड बोलूं आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए। डिपॉजिटरी मतलब डिपॉजिट प्लस क्या? सिक्योरिटीज। तो वो तो इंडिया में भी है और वो वाली आउटसाइड इंडिया भी है। उस डिपॉजिटरी को सौंपो ये काम, और वो डिपॉजिटरी कहां वाली? बाहर वाली। कहां वाली? जोर से बोलो, कहां वाली? इसीलिए उसे बोलते हैं ओवरसीज डिपॉजिटरी। क्या बोलते हैं? फिर से बताओ, क्या बोलेंगे उसे? क्योंकि वो कहां पर है? लंदन में, 7 समुंदर पार, इसीलिए उसे क्या बोल रहे हैं? ओवर, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो, ओवरसीज। तो वो डिपॉजिटरी इशू करेगी एंड फॉरेन करेंसी लेगी, तो इसीलिए उसे बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। क्या बोलते हैं जरा बताइए? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। और प्यार से क्या बोलते हैं? एडीआर, हेंस प्रूव्ड। समझ में आई मेरी बात? अब सुनो, इसी तरीके से बोरोविंग्स भी हो सकती है, इंडिया में इशू कर सकते हैं डिबेंचर्स, आउटसाइड इंडिया इशू कर सकते हैं एफसीसीबीज या एफसीईबीज। क्लियर या ऑल क्लियर? पक्का पक्का, कच्चा कच्चा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ध्यान देना। अब हमने कहा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। तो यहां से हमें एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई बच्चों, एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि जब हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो इसमें हमारा ऑनर्स फंड भी होता है और इसमें हमारा बोरोड फंड भी होता है, ठीक है। इसमें हमारा पैसा इंडिया से भी हो सकता है, इसमें हमारा पैसा फॉरेन से भी हो सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा ये बताइए इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है। जब भी कभी हमें हमारी शॉर्ट टर्म नीड होती है तो हम मूव करते हैं मनी मार्केट की तरफ, जब भी कभी हमारी लॉन्ग टर्म नीड होती है तो हम मूव करते हैं कैपिटल मार्केट की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया है मोबिलाइजेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल, गैदर फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर, चैनल देम टू इंडस्ट्री एंड किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर। बच्चों अगर हम थोड़ा सा और देखें तो यहाँ पे आगे का एफिशिएंट डिस्कवरी, एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी की इन्होंने बात करी। एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो बच्चों एक बात और ध्यान से सुनना, प्राइस और डिस्कवरी, प्राइस और साथ में क्या बोला? डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवर करना, इट मीन्स प्राइस इज नॉट प्री डिसाइडेड, इट डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई, दैट्स व्हाई द वर्ड इज यूज्ड प्राइस डिस्कवरी, डिस्कवर करना प्राइस को, राइट है ना। तो इट मीन्स अगर हम बात करें बच्चों, एक सेकेंड,
यहाँ पे इन्होंने यही बोला कि रियल टाइम इफेक्ट बताते हैं, दैट इज टू बी डिमांड एंड सप्लाई। क्या बोला मैंने, जरा बताइए फिर से, डिमांड एंड सप्लाई। उसी के साथ साथ बच्चों अगर हम बात करें लिक्विडिटी फॉर इन्वेस्टमेंट, अब लिक्विडिटी की जब हम बात करते हैं तो लिक्विडिटी कैसे है, देखो हमने कहा था अभी अभी कि दो तरीके की मार्केट होती है, वन इज अ प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज अ सेकेंडरी। जो प्राइमरी मार्केट होती है उसमें डायरेक्टली हम क्या इशू करते हैं, शेयर इशू करते हैं, है ना। और जो सेकेंडरी मार्केट होती है उसमें हमारे शेयर्स की क्या होती है, ट्रेडिंग। क्या होती है जरा बताना, शेयर्स की ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कैसे, बायर भी अवेलेबल है और सेलर भी, तो इजीली अवेलेबल होते हैं बायर भी और साथ में मैंने क्या बताया बच्चों, सेलर भी। तो वहां पे हमें सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि अगर हम अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं तो इजीली सेल कर सकते हैं, जिससे हमें क्या मेंटेन की जाती है, लिक्विडिटी। मैंने आपको अभी बताया कि सीएमएसएल को तैयार करने के लिए कॉन्सेप्ट पे वर्क कर लीजिए, लिख आप खुद ही दोगे। तो लिक्विडिटी कैसे आती है ये आपको पता चल गया, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट होती है और वहां इजिली हम अपने शेयर्स को क्या कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे। कम टू द नेक्स्ट, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स। अगर हम सेटलमेंट ऑफ ट्रेड की बात करें, व्हाट डू मीन बाय द सेटलमेंट, तो आप इस पे लिख सकते हो कि यहाँ पे क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम होता है जिससे टाइमली डिलीवरी होती है। इंडिया के अंदर पहले T+2 था, ट्रांजेक्शन +2 एक्स्ट्रा डेज, T+1 का भी फिर कॉन्सेप्ट आया। इट मीन्स अगर मैं बात करूं सेटलमेंट की, तो यहाँ पे क्या होता है, सेटलमेंट मीन्स व्हाट, पे इन एंड पे आउट। मतलब क्या, मैं सिंपल भाषा में सिखाती हूँ कि मैंने शेयर खरीदा तो मेरे अकाउंट में शेयर आना चाहिए और दूसरे के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इसे बोलते हैं सेटल्ड होना, सेटलमेंट होना। तो वो भी क्विक एंड फास्ट है, टाइमली है। मतलब फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक प्लानिंग। कैपिटल मार्केट गवर्नमेंट को भी मदद करती है टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ गोल्स। देखिए पैसे की आवश्यकता सिर्फ कॉर्पोरेट्स को ही नहीं होती, पैसे की आवश्यकता कई बार गवर्नमेंट को भी होती है। तो गवर्नमेंट समय समय पे जनरली बोरोविंग्स में जाती है, बोरोविंग्स मतलब बॉन्ड्स इशू करती है। तो जनता जो है उनके बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करती है। क्यों, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स इशू होते हैं तो ये बात तो फैक्ट है कि पैसा डूबेगा तो नहीं। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट्स कम होता है, बट ये डैम श्योर है कि पैसा डूबेगा नहीं, श्योरिटी होती है कि रिटर्न बैक होगा। तो इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स रुक करते हैं किसकी तरफ, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरफ। तो कई बार गवर्नमेंट को अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट और प्रॉपर टाइमली कंप्लीशन करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर इंडिया के अंदर अब आपने एक कॉन्सेप्ट देखा होगा और शायद प्रैक्टिकली आपने एनालाइज किया होगा, हमारे इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेजी से डेवलप हो रहा है। मतलब एक प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता जब तक कि दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। एक ही समय पे हमारी सरकार मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कैरी ऑन कर रही है और जनरली आपने देखा होगा इंफ्रा बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। आफ्टर एंटरिंग 2015 आपने नोटिस किया होगा अपनी आजू बाजू में, आसपास में जहाँ भी आपके रिलेटिव्स आते हैं, कश्मीर टू कन्याकुमारी, आई एम नॉट फेवरिंग टू एनी सिंगल पार्टी, बट ये है सच्चाई। जब भी कभी हमारे देश के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो वो इंफ्रा पे वर्क करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करती है। और जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो स्पीड मेंटेन होती है। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, शायद आप तो उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे। हमारे देश के अंदर एक सबसे बड़ी दिक्कत थी, इस चीज़ को भी आप समझिए, आपका बेसिक लेआउट भी होना चाहिए। हमारे देश के अंदर एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि जितने भी हमारे गांव क्षेत्र हैं, जितने भी हमारे देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र है, तो वो ना किसी कस्बे से कनेक्टेड होते हैं। मतलब मेन रोड पे पहुंचने के लिए उन्हें एक छोटा रास्ता कवर करना पड़ता है जो उनके गांव से चल के और उस कस्बे तक पहुंचता है। तो पहले क्या था बच्चों, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र थे लगभग या तो कुछ जगह तो ईंटें बिछी हुई थी, ईंटें मतलब समझते हो, ईंट लगी हुई थी ऐसे करके, ईंटें आपने देखी होंगी, और कुछ जगह ऐसा था कि वो भी नहीं थी। तो इतनी प्रॉब्लम्स गांव वालों को होती थी अपने व्हीकल्स को कैरी ऑन करने में। कई बार जैसे मान के चलिए किसी की नई नई शादी हुई है, वो गाड़ी लेके अपनी वाइफ के साथ गांव में जा रहा है, पता चला पैदल जाना पड़ रहा है, पता चला अच्छे से कपड़े पहन रहा है लेकिन उसके कपड़ों की पूरे खराब हो गए। क्यों, उसकी गाड़ी फंस गई। भाई साहब वो धक्का लगा रहा है गाड़ी में, क्यों, क्योंकि मिट्टी है, बारिश पड़ गई और बारिश की वजह से कीचड़ हो गया, कीचड़ में गाड़ी स्लिप कर रही है। अब उसकी तो रेपुटेशन पूरी खराब हो गई, गाड़ी फंस गई, कीचड़ में उतरना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी लड़कियों को, क्योंकि वो लड़का हमेशा लड़की को बोलता है तुम्हारे गांव की सड़क ऐसी है, वो बेचारी लड़की प्रधान तो है नहीं कि सड़क बनवाए। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे एक बहुत अच्छी योजना चली थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना। उसके तहत जितने भी गांव थे उन सबको रोड से कनेक्ट किया गया था। और आज के डेट में जो भी बच्चा गांव से बिलोंग करता है, कभी ना कभी जाता है, आपने नोटिस किया होगा कितनी अच्छी रोड्स हैं, वो उसी की वजह से हैं।
उस योजना की वजह से वो रोड्स हैं। आपको मैं एक और प्रोजेक्ट के बारे में बताती हूँ जो कि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है बंद होते हुए और अपनी आंखों के सामने देखा है कंप्लीट होते हुए। अगर आप में से कुछ बच्चे ऋषिकेश जाते हैं, हरिद्वार से जब ऋषिकेश के बीच में हम जाते हैं तो उसमें उस दौरान एक बहुत प्रॉब्लम आती थी कि जब बरसात होती है रेलवे ट्रैक के आसपास, वहाँ पे क्या है कि हमारी जो है ना पूरा फॉरेस्ट रिजर्व है, मतलब वहाँ पे आपने देखा होगा नेशनल पार्क्स हैं जिसमें हमारे एनिमल्स होते हैं। तो जब बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बरसात होती है, तो रात में ना जानवर बाहर आ जाते थे। हाथी आके सड़क पे खड़ा, हेलो हाय कैसे हो। अब जो गाड़ी चला रहा है उसको तो बैंड बज जाती थी। या फिर मान के चलिए शेर आ गया, शेर कह रहा और क्या हाल चाल है। तो इट मीन्स ऐसी स्थिति में ना वो रोड बंद हो जाती थी या ओवरफ्लो हो गया, पानी इतना ज़्यादा आ गया कि रोड से। तो कनेक्टिविटी जो है ना हमारी हरिद्वार से ऋषिकेश की, वो मेन कनेक्टिविटी है। इसके अलावा एक और कनेक्टिविटी अगर आपने सुना हो, कभी आपको बहुत एडवेंचर करने का मन हो और मतलब मज़ा सा लेना हो ज़िंदगी का, तो आप वाया चिल्ला भी जा सकते हो। वो नहर के किनारे किनारे रोड है और उसमें तो और भी ज़्यादा अच्छा है वो तो, ठीक है। तो वो क्या होता था कि हमारी रोड स्टॉप हो जाती थी। तो बच्चों उसमें अब क्या था कि वहाँ पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था कि इसमें ना फ्लाईओवर्स बनाएंगे। 25 साल से लेके मैं लगभग 20-25 साल ये मान लीजिए वो प्रोजेक्ट पेंडिंग रहा। जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट रही वो पेंडिंग रहा, लेकिन जैसी बीजेपी गवर्नमेंट पिक्चर में उन्होंने एग्जीक्यूट किया और कंप्लीट है वो प्रोजेक्ट आज के डेट में। तो इसका मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे डेवलप हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट है कैपिटल मार्केट से कनेक्टेड, दैट इज टू बी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मैंने क्या बोला, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट का भी रोल रहता है और प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी रहती है। मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, आप देखोगे आगे चल के कॉन्सेप्ट आएगा, उसके तहत हमारे इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। इसी का एक और पहलू मैं आपको समझा देती हूँ। हमारी गवर्नमेंट ये भी रोक लगाती है कि अगर आपको बेसिकली लाइक फंड रेज करना है या पैसा लेना है तो इट्स बेटर यू हैव टू डेवलप योर ओन कंट्री। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने सुना है कि हमारे देश में से बाहर गए, काला धन जिसे बोलते हैं, काला धन वापस लाओ, सुना है कौन से, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी आपने कम सुनी होगी। पहले अब से 15 साल पहले ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा था और दिल्ली के अंदर एक अनशन चला था जहां से कांग्रेस गवर्नमेंट को पूरे तरीके से खत्म किया गया था। एक अनशन चला था और वो अनशन चलाया था अन्ना हजारे जी ने। मैं आपको हिस्ट्री बता देती हूँ, अन्ना हजारे जी ने वो अनशन चलाया था और रामलीला मैदान में। अब वो अनशन क्या था वो समझिए जरा। उनका ये नारा था कि जितना भी हमारे इंडिया का पैसा है, ब्लैक मनी जो है वो स्विस बैंक में है, तो उसको वापस लाओ। तो उस समय अन्ना हजारे जी जो हैं वो सोशल एक्टिविस्ट पर्सन है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं महाराष्ट्र के और वो समाज सेवी हैं। तो वो अनशन पे बैठ गए थे। उनके साथ 2 और पर्सन थे और वो पर्सन कौन कौन थे, एक थी आपकी किरण बेदी जी और दूसरे थे आपके अरविंद केजरीवाल जी। उस समय अरविंद केजरीवाल को कोई भी नहीं जानता था कि अरविंद केजरीवाल है कौन। उन्होंने क्या किया, अन्ना हजारे जी के साथ मिलकर अनशन करवाया तो वो लाइमलाइट में आ गए और उनका एक नारा था कि हमें अपने देश को बचाना है और अपना पैसा वापस इंडिया में लाना है। और कांग्रेस के खिलाफ इतना बड़ा अनशन चला था बच्चों वो कि जितने भी आसपास बहुत लंबे टाइम तक चला था और बहुत लोग उसमें इन्वॉल्व हुए थे। वो एक फेस्टिव गैदरिंग सी थी, मतलब आप ये मान लीजिए। और उसके दौरान इंडिया में एक लहर बनी थी कि हमें अब अपना पैसा वापस लाना है। आप मानोगे न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से लोग झंडे लेके जाते थे और चेहरे पे ऐसे इधर भी फ्लैग बनवाना इधर और नारे लगते थे वंदे मातरम ऐसे करके, मतलब ठीक है, चारों तरफ यही था। उसी दौरान बच्चों ये इसी पिक्चर के दौरान अन्ना हजारे जी का अनशन तो हो गया खत्म, कांग्रेस गवर्नमेंट लगभग खत्म हो चुकी थी। उसमें एक व्यक्ति का और रोल रहा है पूरे तरीके से खत्म करने में, वो है हमारे रामदेव जी। उन्होंने भी अनशन चलाया था दिल्ली में, लेकिन उनको रातों रात कांग्रेस गवर्नमेंट ने उठवा दिया था, वो नेगेटिव इंपैक्ट दिया था। उनका भी यही नारा था, काला धन वापस लाओ। उसके बाद क्या हुआ था कि बेसिकली आप सभी बच्चे जानते हो कि दिल्ली पर इतने दिन तक राज करने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल। वहां से वो उनको एक लाइमलाइट मिली, एक नाम मिला, एक फेम मिला और उन्होंने एक शर्ट पहनी और वही शर्ट पहन के रखी और सबसे बोला कि मैं एक आम आदमी हूं और मुझे दिक्कत इनसे नहीं है। कि आप ये कह रहे हो कि हमारा कोई प्रॉब्लम है आम आदमी से, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि मैं जो हूं वो बिल्कुल पाक साफ हूं, मैं करप्टेड नहीं हूं, इसलिए वो पिक्चर में आए थे। एक वो है जिन्होंने बोला ही नहीं कि हम करप्टेड नहीं है,
उन्होंने ये बात कह के पिक्चर में आए थे कि हम जो है किसी तरीके की कोई घूसखोरी नहीं करेंगे, हम आम आदमी है, उन्होंने वही नहीं किया। दिक्कत इस बात की है। उसके बाद देखो धीरे धीरे आपने देखा कि हमारे दिल्ली की कैपिटल ऑफ इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर इफेक्ट एडवर्सली, बैडली एंड ड्रास्टिकली, बहुत बुरी सिचुएशन से हमारी कैपिटल गुजरी है और अब दोबारा से सेम पोजीशन में आने में नेक्स्ट 10 ईयर्स लगेंगे। अगले 10 साल बाद हमारी कैपिटल सेम सिचुएशन में आ सकती है, अदरवाइज बैडली अफेक्टेड है। अब यहां पे मुद्दा ये उठता है कि जब हम बात करते हैं यहां पे गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट को भी फंड्स की जरूरत होती है और गवर्नमेंट जनरली जब भी कभी फंड्स लेकर आती है, फंड्स को रेज करती है, तो जनरली बोरोविंग्स में होती है और बॉन्ड्स में होता है। और बॉन्ड्स बोरोविंग में, और बोरोविंग में रिटर्न बैक किया जाता है बच्चों, इंटरेस्ट। क्या जाता है? इंटरेस्ट। अब इसमें देखो एनहेंसमेंट इन्वेस्टर बेस, इंस्टीट्यूशनल एंड रिटेल इन्वेस्टर। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, एक होंगे हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एक होंगे हमारे रिटेल इन्वेस्टर। मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बेस क्रिएट करते हुए आगे बढ़ूंगी। वन इज अ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड सेकेंड वन इज अ रिटेल इन्वेस्टर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? आप सभी बच्चे जानते होंगे कि जब भी कभी कोई व्यक्ति जॉब करता है तो वो ना अपना पीएफ डिडक्ट कराता है और पीएफ डिडक्ट होने के बाद वो एक पर्टिकुलर अकाउंट में सबमिट होते हैं, ठीक है। और जब वो एक पर्टिकुलर अकाउंट में सबमिट होते रहते तो वो सबका ही पीएफ डिडक्ट होता है। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कॉर्पोरेशन होती है, अब उनके पास जो पैसा आ रहा है वो उसको निवेश करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। तो उनको कई बार हम QIBs भी बोलते हैं। मैंने एक नया वर्ड यूज किया, QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, QIB हम उसे बोलते हैं। तो QIB बूस्टिंग पार्टिसिपेशन या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और एक होता है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल मतलब आप समझ गए, जिनको 2 शेयर, 3 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर चाहिए। बट QIBs आर द बिग इन्वेस्टर्स जिनकी ह्यूज डिमांड होती है, ठीक है बच्चों। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए आगे अगर आप कॉन्सेप्ट देखो तो इसमें एक डिफरेंस दिया है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, एंड अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस ऐसे क्वेश्चंस 2008, 9, 10, 11 तक आए हैं, 12 तक भी आए हैं। लेकिन अब इस तरीके का सिली क्वेश्चन एग्जाम में जनरली नहीं आता, बट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मनी मार्केट एंड अ कैपिटल मार्केट? अगर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में डिफरेंस करें तो ये जो मनी मार्केट है बच्चों, इट फुलफिल द नीड। कैसी वाली? जल्दी बताओ फटाफट। शॉर्ट टर्म, एक दिन से लेके कब तक? 1 साल तक की नीड पूरी करती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आपकी कैपिटल मार्केट की तो ये फुलफिल करती है हमारी लॉन्ग टर्म नीड्स, है ना। उसके बाद पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है? RBI बैंक, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इधर कौन है? कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। रिस्क लेवल इधर होता है कम और यहाँ पे होता है हाई। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लो टू क्या है? मॉडरेट, और यहाँ पर क्या है? हाई। मेन इंस्ट्रूमेंट ट्रेजरी बिल्स, आपने 12th में भी पढ़ा होगा। ट्रेजरी बिल, CP, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और कॉल मनी। वहीं अगर कैपिटल मार्केट की बात करें तो इनका होता है शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स। रेगुलेटर, इट इज प्राइमरली रेगुलेटेड बाय RBI एंड इट इज रेगुलेटेड बाय SEBI। लिक्विडिटी हाई होती है एंड कैपिटल मार्केट में मॉडरेट टू हाई वाया सेकेंडरी मार्केट। क्लियर? यू ऑल क्लियर? मे आई प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक बच्चों। ये स्टार्टिंग के 2 चैप्टर जो है वो आपका बेस क्रिएट करेंगे और कैपिटल मार्केट में बेसिक से स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है फ्लो बनाने के लिए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम इसमें लीगल कनेक्टिविटी समझते हैं। लीगल मतलब लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से लॉज जो हैं यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। तो देखो आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर हम बात करें सिक्योरिटीज लॉज तो एक वचन या फिर बहुवचन? बहुवचन। इट मीन्स जब भी कभी कंपनी फंड रेज करेगी, कंपनी पैसे इकट्ठे करेगी, तो कौन कौन से नियम, कौन कौन से एक्ट जो है मार्केट में होना जरूरी है, देश में होना जरूरी है। सबसे पहली चीज, जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए पिक्चर में है SCRA एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। ये कंपनीज एक्ट 1956 के साथ ही आया था। इस एक्ट का मेन एम है जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस देश आजाद होने से पहले चल रहे थे वो अपने मन मुताबिक चल रहे थे, अपनी मर्जी से चल रहे थे, अपने अकॉर्डिंग चल रहे थे। भाई और बहनों, अब कहा अब ये सब नहीं चलेगा, इट्स बेटर यू हैव टू कन्वर्ट इनटू कॉर्पोरेट्स। अभी तक आप NGO चला रहे हो, NPO चला रहे हो, डजेंट मैटर,
फाइनली कन्वर्ट इनटू किसमें, कॉर्पोरेट्स में, जिसे बोला जाता है कॉर्पोरेटाइजेशन। एंड उसी के साथ साथ दूसरी चीज इन्होंने कहा कि आप एक चीज और ध्यान रखिए कि क्या, कि अब जो है इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन करने की जरूरत है, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने की जरूरत है, मार्केट को डेवलप करने की जरूरत है, और जितने भी इंटरमीडियरीज काम कर रहे हैं उनको भी रेगुलेट करने की जरूरत है। और समय समय पे अगर ये कोई भी नियम का पालन नहीं करेगी तो इनके अगेंस्ट भाई और बहनों एक्शन लेने की जरूरत है। तो उसके लिए छोड़ दिया उन्होंने छोड़ दिया, किसने, गवर्नमेंट ने छोड़ दिया किसको, सेबी को। और सेबी जो है, सेबी को मल्टीपल पावर्स दी टू ओवरसी कैपिटल मार्केट एंड एक्टिविटीज। नेक्स्ट वन इज कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट का लेआउट और बेसिक स्ट्रक्चर और मल्टीपल सेक्शंस आप पढ़ते हो ग्रुप 1 में, जहां पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ग्रुप 1 एंड अ 2। ग्रुप 1 में फंड रेज करना सीखोगे, और इस चीज की तो मैं हमेशा ही तारीफ करूंगी कि अब ग्रुप 1 के अंदर कंपनी लॉ प्लस कंपनी अकाउंट्स दोनों है। तो जो बच्चा कंपनी लॉ पढ़ेगा वो कंपनी अकाउंट्स भी पढ़ेगा, ठीक है। और इससे ना आपकी एक अच्छी कनेक्टिविटी बनेगी। आप इस क्लासरूम को बिल्कुल ये मत समझो कि तुम्हें कोई पेपर पास करना है। इस क्लासरूम को तुम ये समझ के चलो कि तुम्हें प्रैक्टिकली जिंदगी में इसी से ही पैसे कमाने हैं। जब हम अपने दिमाग से सोचते हैं ना हमें पेपर पास करना, ये मत सोचो। आप ये सोचो कि तुम्हें इसे पढ़ के ही एग्जाम पास करना तो एक फॉर्मेलिटी है। इसी को कवर करके, इन्हीं चीजों को समझ के तुम्हें अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। अब तक जो हम पढ़ाई करते हैं, जो क्लास 12 तक पढ़ाई की जाती है, वो नाम के लिए, फेम के लिए, रेपुटेशन के लिए की जाती है। इसमें कोई नेम फेम की जरूरत नहीं है। इसमें जरूरत है आपके अपने लिए साइलेंट जोन में जाके मेहनत की जरूरत है। और जो बच्चे मेहनत करते हैं वो अलग दिखाई देते हैं। जो क्लैट क्लियर करते हैं, जो एंट्रेंस, बड़े बड़े एंट्रेंस क्लियर करते हैं, जो यूपीएससी क्रैक करते हैं, वो स्टूडियस स्टूडेंट्स होते हैं, वो डेडिकेटेड। मैंने आपको कहा ना, इस कोर्स में सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो लगन की जरूरत है। और एक और चीज समझ लीजिए, अगर हमारा ट्रैक खराब हो जाता है, ट्रैक इन द सेंस कि अगर हमारा हमने एक बार पढ़ा और बीच में फिर स्किप कर दिया, फिर स्किप कर दिया। देखो मैं आपको एक छोटी सी ना एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप 2 दिन घर पे रुकना और 3rd डे कोचिंग में आना, आपका पेस नहीं बनेगा। और वो जो 2 दिन आप घर पे रुके होंगे ना, आपकी कोई पढ़ाई नहीं होगी। अगर तुम्हें कामयाब होना है तो सबसे पहले तो घर का लालच छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि घर तो पढ़ने के लिए होता ही नहीं भाई। घर के अंदर टीवी है, घर के अंदर किचन है, घर के अंदर बेड क्यों होते हैं? आप आंसर देके बताओ मुझे। घर के अंदर सुख सुविधा क्यों होती है? क्यों घर के अंदर ही ब्लैंकेट आप साथ में लेके क्यों नहीं चल रहे? जब घर जाते तो ब्लैंकेट की जरूरत पड़ती है, घर के बाहर रहते तो ब्लैंकेट की जरूरत, ठंड तो बराबर है। अब ऐसे तो इस क्लासरूम में ठंड नहीं है, लेकिन अगर तुम घर पे होते तो तुम ब्लैंकेट लेते, फिर लैपटॉप लेते, फिर पढ़ रहे होते, पढ़ते 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 और सो जाते, पढ़ते फिर बोलते मैम चुप हो जाओ, मुझे चुप करते और सो जाते। ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो आप ये दिमाग से बात निकाल दीजिए। इसमें मैं भी हूं, मेरा अपना पर्सनल स्टूडियो है घर पे, लेकिन उस स्टूडियो तक पहुंचने में मुझे बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। आप ये समझिए बात को, क्योंकि कुछ भी एक्स वाई डिस्टर्बेंस होते हैं। वो है बस एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, एक स्टडी रूम है। हम बेड पे बैठ के कभी पढ़ ही नहीं सकते। बेड पे कितनी भी ठंड हो, सुबह 4 बजे कितनी ठंड होती है, तो जनरली सब लोग फोकस करेंगे यार ब्लैंकेट में बैठ के पढ़े। मैं नहीं बैठती ब्लैंकेट में, मैं अपनी स्टडी टेबल पे ही बैठती हूँ। मेरा माइंड वहीं सेटल्ड है। यार ब्लैंकेट तो सोने के लिए होता है और सो चुके हैं हम, तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं, से हटाओ, बस खत्म। उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं है ना। उसका मतलब रात को 9 बजे से सुबह 8 बजे सो जाओ। आप 8 बजे निकाल लो ब्लैंकेट, सो जाओ। 7 बजे निकाल लो, सो जाओ। 7 बजे 8 बजे सो जाओ। सुबह के 4 बजे के बाद तो ब्लैंकेट का कोई रोल ही नहीं होता। उसे उठाओ और ऐसी जगह रखो जो दिखाई भी ना दे। अब देखो बहुत सारे बच्चे, ये जब तक आपके अंदर ये सब चीजें नहीं होंगी तब तक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इफ यू वांट टू सक्सेसफुल। और भगवान उसी का साथ देता है जो खुद अपना साथ देता है, बाकी कोई नहीं। 10 साल बाद अगर अपने भाई से 10,000 रुपए उधार लोगे ना, तो वो 1 महीने बाद फोन करके बोलेगा भाई यार पैसों की जरूरत थी। ये ध्यान रखना मेरी बात। इसलिए वर्क ऑन योरसेल्फ। ऐसी क्वालिटियां अपने अंदर डेवलप कर लो कि एक साइन करो 20,000 आपके अकाउंट में। आपसे कोई मिलने आए, आप इतना वर्क करो ना अपने ऊपर, इतना काम करो भाई साहब, अपने आप को कैश कर लो, कैश कर लो अपने आप को। ये बहुत जरूरी है। लोग अपने आप को कैश ही नहीं कर पाते।
और इसके दो ही नियम है, चाहे कोई लड़का भी है चाहे कोई लड़की भी है, यू हैव टू वर्क योरसेल्फ, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। और जो बच्चे सुबह जल्दी जगते हैं ना, वो इक्वल टू जिम होता है। जो लोग 10 बजे उठ के जिम करते हैं ना, वो डब्बे खा के मोटे होते हैं, ये समझ लेना। जो 10 बजे जग रहा है और फिर जिम करने जा रहा है, तो 10 बजे के बाद जो जिम जा रहा है, आप समझ सकते हो कौन जिम जा रहा है। 10 बजे के बाद जिम जो जाते हैं वो दो ही तरीके के लोग होते हैं, आप समझ के बात को। या तो जिसके पास कोई काम ही नहीं है, ठीक है, या जिसे जिंदगी में कोई काम करना ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज ध्यान दीजिए, जब मैं ऑफिस आती हूँ तो बहुत से लोग मुझे जिम जाते हुए मिलते हैं, बैग वैग लेके, ड्रेस व्रेस पहन के प्रॉपर एकदम वाओ, ठीक है, वो जिम जाते हैं 10 बजे। तो वो मैं समझ जाती हूँ कि उनको देख के, जिम का टाइम होता है 5 बजे, 4 बजे, 5:30 बजे, उसके बाद जिम का टाइम नहीं होता है। तो फर्स्ट यू मेंटेन डिसिप्लिन इन योर लाइफ। प्लीज अब इधर आइए बच्चों, सारे बच्चे ध्यान दीजिए। देखिए, पर्सनालिटी पे काम करना, मैं सब बच्चों को ये बोलती हूँ कि आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना ही करना है, ये हमेशा ध्यान रखना। पढ़ना जरूरी है, बट पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी आप बहुत सुंदर दिखते हो, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, एंड जितने लड़के हैं वो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन मेन चीज ये है कि अगर तुम, सारे बच्चों को बोल रही हूं मैं, अगर तुम रात को 12 बजे जगते हो तो धीरे 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 आप बहुत डल हो जाओगे। तो इसीलिए माइंड को प्रॉपर स्लीप देना बहुत जरूरी है, और स्लीपिंग साइकिल गुड होनी चाहिए। अब सुनो मेरी बात, सुनो, ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए। कौन कौन से एक्ट जल्दी जल्दी बताना है फटाफट। 1 इज SCRA एक्ट, सेकंड 1 इज SEBI एक्ट, थर्ड 1 इज कंपनीज एक्ट, फोर्थ 1 इज डिपॉजिटरीज एक्ट, एंड लास्ट 1 इज LODR रेगुलेशंस। ये लीगल कनेक्टिविटी है। आगे अगर हम चले बच्चों, तो सहारा का एक केस लॉ था, और सहारा के बारे में मैं आपको समझा भी देती हूँ कि सहारा का क्या रोल था, जरा समझिए। सहारा कंपनी ने 24,000 करोड़ रुपीस इकट्ठे करे थे लोगों से, लेकिन उनका कोई हिसाब नहीं बना पाया था। यह नहीं पता था पैसे इकट्ठे किससे किए हैं और किसको कितना वापस करना है। तो ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा लूपहोल था। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए कि जो भी अब पैसे इकट्ठा करेगा आम जनता से, उसे सेबी के दायरे में रह के ही काम करना पड़ेगा। आगे चलते हुए, सिक्योरिटीज मार्केट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द सिक्योरिटीज मार्केट? अगर हम बात करें सिक्योरिटीज मार्केट की, तो हमने कहा कि कैपिटल मार्केट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो ये जो है एक सेगमेंट है, दिस वन इज अ सेगमेंट। सिक्योरिटीज, इस शब्द पे ध्यान दीजिए, ये जो वर्ड है सिक्योरिटीज, एक्चुअली सिक्योरिटीज इज अ ब्रॉडर टर्म and is defined under section 2 clause H of SCRA Act 1956। ये जो वर्ड डिफाइन किया है सिक्योरिटीज, इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर H ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। एंड इन्होंने क्या कहा, सिक्योरिटीज का मतलब क्या है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ और उससे तुम्हें समझाऊंगी सिक्योरिटीज का मीनिंग। आपने देखा कई बार घर पे एक इन्विटेशन कार्ड आते हैं, तो कई बार तो इन्विटेशन कार्ड के ऊपर नाम लिखा होता है। सेक्शन दोबारा रिपीट करिए, सेक्शन 2 क्लॉज H, और ये पढ़ना कहां पे है, SCRA एक्ट के अंदर, ठीक है। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ, जरा सुनना। एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके घर पे इन्विटेशन कार्ड्स आते हैं, मतलब फंक्शंस के इन्विटेशन कार्ड, तो उन कार्ड्स पे नाम लिखा होता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान के चलिए किसी के जो घर के मेन मेंबर होते हैं, जो सीनियर मेंबर होते हैं, उनका नाम मेंशन होता है। मान के चलिए नाम लिखा पूरण सिंह, नाम बता रही हूँ ऐसी है, पूरण सिंह। अब अगर वहां पे नाम लिखा है पूरण सिंह, तो इसका इंटरप्रिटेशन बताइए क्या है। देखते हैं कितने बच्चे सही इंटरप्रिटेशन करेंगे। एक इन्विटेशन कार्ड है, उसके ऊपर लिखा है पूरण सिंह। आप बताइए गुड़िया, क्या मतलब है इसका? मतलब इन्विटेशन कार्ड है, उस पर लिखा है पूरन सिंह, इसका मतलब बताओ क्या है? बताओ बेटा, आप बताइए। नहीं नहीं, जिसको इनवाइट किया गया उनका नाम पूरन सिंह है, उनके घर पे कार्ड आया और बस नाम लिखा है पूरन सिंह, इसका मतलब क्या है? आप तो बता दोगे, आप बताइए।
ठीक है, ठीक है। देखिए बच्चों, पता नहीं हमारे देश का सौभाग्य है दुर्भाग्य है, आने वाली जनरेशन एआई की होगी, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। बच्चा तो बेचारा उसी के थ्रू काम करेगा, काम दिमाग करना बंद कर देगा, समझ बंद हो जाएगी, कंप्यूटर के हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। आने वाला टाइम तो खराब है, ये बात तो फैक्ट है, ये तो तय है। पर जब तक हमारा काम तमाम हो जाएगा, ये भी अच्छी बात है। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, पीछे जो बिल्कुल लास्ट में नहीं बैठे बच्चे, बिल्कुल लास्ट में, लास्ट से सेकंड लास्ट, जो ऊपर की तरफ ये गुड़िया सामने वाली जो लेट आती है, आप बताइए बेटा इसका मतलब क्या है? अब देखो सब उसे घूर घूर के देख रहे हैं, भाई सर नजर लगाओगे क्या? चलो छोड़ो, आगे से ही पूछ लेते हैं। आप बताइए, ये जो हरियाणा वाली लाइन बैठी है, फुल हरियाणा, 1 2 3 4 हरियाणा, HR, यस, आप बताइए। यूपी 14, यूपी 14, यूपी 16, DL, हाँ जी, पड़पड़गंज, लक्ष्मीनगर, प्रीत विहार, कोई तो बताओ भाई क्या मतलब है, आप बताओ। नहीं पता, एक ही को जाना है। ये बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर सिर्फ एक व्यक्ति का नाम मेंशन है तो सिर्फ उसी को जाना है। लेकिन आगे सुनो, अगर लिखा होता पूरन सिंह विथ फैमिली तो पूरे परिवार को जाना है। अब धीरे धीरे लॉजिक खत्म हो रहा है, प्लीज नो टॉकिंग। ये लॉजिक क्यों खत्म हो रहा है बच्चों? आज के डेट में विद फैमिली लिखते हैं, बहुत ज्यादा ही लिखते हैं, मतलब ज्यादातर विद फैमिली कार्ड आता होगा, आपने नोटिस किया होगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो जाता है। एक्चुअली दिक्कत क्या थी कि पुराने समय में जॉइंट फैमिलीज होती थी, फैमिली का मतलब 25 आदमी, और एक्सेप्शनली पार्टीज होती थी। एक्सेप्शनली मतलब समझ रहे हो कि किसी को एक महीने मतलब एक साल में 3 बार दावत खाने का मौका मिल रहा है, तो वो तो रसगुल्ला नहीं छोड़ेगा भाई। अगर किसी के यहां से दावत आ गई और उस पर लिखा है विद फैमिली, टूट पड़ो, तो पूरा परिवार जाता था। अब ऐसी स्थिति में इतने सारे लोग हैं तो इट्स अ वेरी टफ टास्क टू मैनेज आइदर फाइनेंशियली और व्हाटएवर भी। तो वहां पे सिलेक्ट करते थे कि जिनसे हमारी बातचीत बहुत अच्छी है उस पर लिखा जाएगा विद फैमिली, और जिनसे बस बात है उन पे सिर्फ एक आदमी जाएगा, नाम लिख देंगे। और कई बार तो स्पेसिफिकली बोला जाता है कि खाने के लिए बुलाया जाता है और ऐसे बोलते एक आदमी का बुलावा है, दूसरा मत आ जाना, ठीक है। तो छोटे बच्चे शरारती होते हैं, वो तो बेचारे ऐसे कैसे कैसे ना कैसे चले ही जाते हैं। बट राइट नाउ फैमिली मीन्स हम दो हमारे दो, या हम दो हमारा एक, या खाली एक, ऐसी स्थिति हो गई है। तो नो नीड टू से लाइक सिंगल पर्सन, जस्ट टू राइट डाउन द फैमिली। एंड उसमें से भी आजकल के बच्चे फंक्शंस में बहुत कम जाते हैं, मम्मी पापा आप जाओ, मैं तो मैगी बना के खा लूंगी, ये वाला भी कल्चर है। तो अब आज के डेट में वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। क्या सिखाने जा रही हो? सिक्योरिटीज। जितने भी बच्चे पीछे तक बैठे हैं, सिर्फ मैगी में मत खो जाना, कॉन्सेप्ट सिखाना था, इसलिए इतनी देर आपके साथ मेहनत करी। सिक्योरिटीज वर्ड जो डिफाइन किया गया, वो डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ SCRA एक्ट 1956 में, और उसका मीनिंग है अगर कहीं भी सिक्योरिटीज मार्केट में सिक्योरिटीज वर्ड आ जाता है तो आप समझ लेना इट इटसेल्फ कवर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एनी यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड, CIS, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और एनी अदर थिंग्स। इट्स अ ब्रॉडर डेफिनेशन। और सुनिए कमाल की बात, जब आप सेक्शन, इसका मैं इंप्लीकेशन भी बताती हूं आपको, जब आप सेक्शन 2 क्लॉज 68 पढ़ोगे, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर 3 कंडीशन होती हैं, और जो थर्ड कंडीशन है उसमें यही बात लिखी है, प्रोहिबिशन ऑफ इशू एंड इन्विटेशन ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक। इट मींस दे आर डायरेक्टली से सिक्योरिटीज मींस ब्रॉडर टर्म, इटसेल्फ कवर शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। आपकी सिक्योरिटीज मार्केट में अगर कहीं पर भी शब्द यूज होता है सिक्योरिटीज, आप समझ जाना विद फैमिली है। क्लियर या ऑल क्लियर? आगे कहते हैं सिक्योरिटीज मार्केट इज अ वाइटल सेगमेंट। अब मुझे आप आगे की बात छोड़ो, हम पीछे चलते हैं।
अब सिक्योरिटीज का मतलब ओनर्स फंड हो सकता है, जल्दी जल्दी बताना है बच्चों, जल्दी बताना है, फटाफट दिमाग को तेज दौड़ाना है। सिक्योरिटीज का मतलब ओनर्स फंड हो सकता है, बोरोड फंड हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती हैं, है ना। तो अब इस मार्केट में सब आ जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं, इतनी चीजें याद करने की जरूरत नहीं, इसीलिए कॉन्सेप्ट सिखाया है कि जब सिक्योरिटीज मार्केट की बात होगी तो इसमें ऑनर्स फंड भी आएगा, इसमें बोरोड फंड भी आएगा, इसमें इंडिया से भी आएगा, इसमें फॉरेन से भी आएगा, इसमें सरकारी भी आएगा, इसमें प्राइवेट, इसमें तमाम चीजें आ जाएंगी जिससे हम फंड रेज कर रहे हैं, ठीक है। Vital segment of capital market and the financial instrument as सुनिए, equity shares, debentures, bonds, derivatives, mutual fund, bought and sold. It serve a fund mobilization, risk transfer, investment diversification to economic development and wealth distribution. अब यहाँ पे इन्होंने कहा ए कंपनी कि हाँ, कहने लगी मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं। हमने कहा कर लो, सारा की तरह नहीं होने देंगे। उसने सबको बेसहारा कर दिया भाई और बहनों कि पैसे इकट्ठे करने हैं। किससे? कम ऑन रिप्लाई, पब्लिक से। कैसे करोगे इकट्ठे? सर शेयर देंगे, सर डिबेंचर देंगे, सर बॉन्ड देंगे। यहाँ पे साफ साफ बोला गया, चाहे तुम शेयर इशू करो, चाहे तुम डिबेंचर इशू करो, चाहे तुम बॉन्ड इशू करो, मर्जी तुम्हारी है, लेकिन सुनो, सेबी को छोड़ देंगे तुम्हारे पीछे, वो पत्ता भी नहीं हिलने देगी, 1 रुपया इधर से इधर नहीं होने देगा। Because the main aim, role, function of SEBI to protect the interest of investors. यही लाइन इसमें लिखी है। कहने लगे once securities are issued to public, they are compulsorily listed on recognized stock exchange like BSE, NSE, ensure public trading and price transparency. Why the word is used price transparency? क्या मतलब होता है इसका? प्राइस ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है इफ़ वी आर कंसर्निंग अबाउट द सेकेंडरी मार्केट, तो वहाँ पे जो प्राइस डिसाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसीलिए कई बार सेकेंडरी मार्केट में फेक ट्रेडिंग भी हो जाती है, फ्रॉड भी होते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे बेस बनाएंगे। सो प्राइस ट्रांसपेरेंसी इसलिए होता है बिकॉज प्राइस आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फ्लक्चुएशन ऑफ ट्रेडिंग किस तरीके की है उस बेसिस पर ही तय होते हैं, आप अपनी मर्जी से तय नहीं कर सकते। यहां तक कोई दिक्कत? सिक्योरिटीज मार्केट इज ऑल्सो बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी। यू नो, जब एनएससी डाउन होती है, बीएससी डाउन होती है, बोलते हैं इकोनॉमी डाउन में चल रही है। ये आपने सुना ही होगा कि सेंसेक्स मार्केट डाउन में चली गई है, निफ्टी डाउन में चली गई है, आज की ताजा खबर, ऐसे करके आपने सुना होगा। सो दिस मार्केट इज अ बैरोमीटर ऑफ एन इकोनॉमी टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट की क्या स्थिति अभी चल रही है हमारी इकोनॉमी की। Transfer of financial claims through sale and purchase of instrument. Instrument is a broad term basically, you know, instrument में भी share, instrument में भी financial product हम बोल सकते हैं। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? financial product. It may be share, it may be debenture, it may be ADR, it may be GDR, it may be bond, whatever भी, ठीक है। It creates, किस किस के बीच में लिंक क्रिएट करती है? saving and investment. How? By transferring the funds from saving, या हम कह सकते हैं by transferring fund from हाउस होल्ड सेक्टर टू अ बिजनेस सेक्टर। आगे चलते हैं बच्चों थोड़ा सा। फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एज यूजुअल द सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी सेविंग्स जो है वो प्रोडक्टिव यूज में आ रही है। लिक्विडिटी क्यों है? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होती है? ट्रेडिंग होती है, तो इजिली कन्वर्ट इनटू कैश सेटलमेंट होता है। प्राइस डिस्कवरी, फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। उसी के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला कैपिटल फॉर्मेशन है, इजीली हमें क्या मिल जाती है? लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए अगर हमें फंड्स की ज़रूरत है तो इजीली हमें जो है पैसा मिल जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। फिर आगे इन्होंने कहा रिस्क डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है ना डिफरेंट सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसके बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि पूरा पेपर मुझे ही पढ़ाना है, तो आगे तक का बेस हम क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सुनना जरा ध्यान से। मान के चलिए, एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ यहाँ पे, मान के चलिए एक घर है और उसमें एक टोकरी टंगी हुई है, उसमें अंडे हैं और डेली बिल्ली का आना और टोकरी पे झपट्टा मारना और सारे अंडे तोड़ देना डेली आती है। बिल्ली डेली आएगी, उसको रोक नहीं सकते,
और टोकरी में अंडे हैं, वो तोड़ेगी जरूर। और जब तक बिल्ली तोड़कर चली जाती है, जब तक हम जागते हैं तो सब खत्म। तो बिल्ली तो आएगी और पंचे मारेगी और तोड़ेगी। मैं आप सभी बच्चों से पूछना चाहती हूँ, कोई रास्ता बताओ। बिल्ली को रोक नहीं सकते किसी भी तरीके से। हाँ, बिल्ली तो आएगी और अंडे भी टूटेंगे। तरीका बताओ कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी बच्चा पीछे, जितने बच्चे, प्लीज सभी बच्चों के पास बहुत दिमाग है, बस दिमाग लगाने की जरूरत है सही तरीके से। दिमाग की कोई कमी नहीं है। बिल्ली आएगी, अंडों को तोड़ेगी। बिल्ली को आने से रोक नहीं सकते, अंडों को प्रोटेक्ट करना है। तरीका जिस बच्चे के पास है वो हाथ उठाइए प्लीज। क्या करना चाहिए बताओ। अच्छा, बास्केट पॉसिबिलिटी नहीं है, वहां पहुंच जाएगी बिल्ली। और तरीका बताओ। बिल्ली तो आएगी, टोकरी को तोड़ेगी। तरीका बताओ कैसे सेव किया जाए। मैं बताती हूं बच्चों। हाँ, ये हुई ना बात। अलग अलग कैसे, अलग अलग टोकरी में हमने अंडे रखे। जैसे बिल्ली आती है और बिल्ली झपट्टा मारती है तो अंडे तो टूटेंगे, लेकिन सारे नहीं टूटेंगे, अब बचेंगे। अब सुनो जरा बच्चों ध्यान से, मैं क्या समझाना चाह रही हूं। आपके पास 1 लाख रुपए हैं भाई और बहनों। आपने 1 लाख रुपए के मारुति के शेयर खरीद लिए। शेयर खरीदे, शेयर खरीदने के बाद ऐलान हो गया, अनाउंसमेंट आया, अब हिंदुस्तान के अंदर कोई भी डीजल पेट्रोल कार नहीं चलेगी। क्या होगा इस खबर से? ये खबर छपवा दो अखबार में और पोस्टर लगवा दो बाजार में। बताइए इस खबर को आने से क्या हुआ? बिल्ली आई और अंडे तोड़े। आई ना बिल्ली? कैसे आई जरा बताना। खबर लेके आई और उसने अंडे तोड़ दिए। हमने जो 1 लाख रुपए लगाए थे, हमने जो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, वो सारा डूब गया। तो हमें क्या करना चाहिए था बच्चों? हमें 1 लाख रुपए ऑटोमोबाइल्स में नहीं लगाने चाहिए थे। हमें 1 लाख रुपए से 20,000 ऑटोमोबाइल में लगाते हैं। 20,000 रुपए हमें जो है आपकी बैंकिंग सेक्टर में, 20,000 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, 20,000 एजुकेशन सेक्टर में। हमें अपने पैसे को अलग अलग तरीके से डाइवर्ट करना चाहिए और फिर उसके शेयर्स खरीदने चाहिए भाई और बहनों। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब बिल्ली तो आएगी, पंजे तो मारेगी, अंडे तो तोड़ेगी। तरीका बस यही है, टोकरी मल्टीपल रखो। इसे हम बोलते हैं रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। समझ में आ गया बच्चों? बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इस बात पे। अब देखो, ताली बजाओ बढ़िया वाली। 1 2 3 यस। जो बच्चे ताली नहीं बजा रहे ना, उनकी शादी 3 साल लेट होगी। ताली बजाओ, चलो बहुत बढ़िया। ऊपर हाथ उठा के बजाओ ऐसे, 1 2 3 यस। बहुत अच्छे। हमने तो ये सुना है कि हरियाणा के बच्चे बड़े स्ट्रांग होते हैं। यहाँ सबसे कमजोर हरियाणा वाले ही हैं। ये देखो बेटा, ताली बजाने से अलर्टनेस आती है, गर्मी बहुत है ना। आगे चलते हैं, चलो आइए 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 आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, चुपचाप पढ़ते रहो, बाहर बहुत ठंड है, जम जाओगे। एक बच्चे स्टैचू हो गया बाहर जाके। स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। यस, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट अगर हम बात करें, सिक्योरिटीज मार्केट इज कंप्राइजेस इनटू 2 इंटरडिपेंडेंट इनसेपरेबल सेगमेंट्स। One is a, hello please no talking, one is a primary market, second one is a, मैम जी पक गए पढ़ते पढ़ते। अच्छा सुनो अब ध्यान दो। अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करें, प्राइमरी मार्केट है न्यू ब्रांड मार्केट, जहां से न्यू सिक्योरिटीज क्या होती हैं, इशू होती हैं। न्यू सिक्योरिटीज आर सोल्ड टू किसको? पब्लिक। क्या बोला मैंने, जल्द से बताओ। पब्लिक। वाओ, देखो फर्स्ट टाइम no physical location operate through digital retail channels. Issuers कौन है? corporate entities, government. Offer type IPO, QIP, private placement, right issue. अब सुनो सारी बात ध्यान से, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आगे भी मुझे पढ़ाना, इससे अच्छा मैं स्टार्टिंग में ही बेस बना दूं।
इन्होंने कहा भैया आईपीओ, क्यूआईपी, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, ये तमाम चीजें क्या हैं, जब आईसीटीआर पढ़ेंगे ना तब भी आएगा। देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे क्यूआईपी की। क्या वर्ड यूज किया? ऐसा नहीं है मैं पहली बार पढ़ाऊंगी, मल्टीपल टाइम। मुझे पता है बच्चों को जब तक 4-5 बार नहीं पढ़ा दो ना तब तक कहते हैं मैम ने पढ़ाया है नहीं, भूल गया हम तो। क्यूआईपी फुल फॉर्म है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अभी मैंने आपके सामने एक वर्ड बोला था क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, तो क्यूआईबी हो गया। जब भी कभी, एक ही बार सुनना और प्लीज भूलना मत, अगर तुम इसको ऐसी सिली चीजें भूल रहे हो ना तो दिमाग में तुम्हारे कमी है, ये समझ लेना, मैं सच्ची बता रही हूँ। फिर तुम जो ये लड़ाई लड़ रहे हो ना, जो इतनी ऊंची लड़ाई है, इतनी बड़ी लड़ाई है, उसको कैसे जीतोगे? मुझे कभी कभी चिंता इस बात की होती है, विशेष चिंता होती है, बहुत चिंता होती है यार। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में बच्चों के माइंड को कैसे तेज किया जाए यार, क्या करूं? क्योंकि बच्चों का माइंड का एक्टिव लेवल जो है वो डाउन हो गया है, ये आप समझिए। और इसमें गलती आपकी नहीं है, इसमें गलती फोन की है। मैं चाहती हूं कि मेरी क्लास के जितने बच्चे उनके फोन चोरी हो जाएं। मैम इतना खराब सोचती हूँ आप? मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास के जितने बच्चे ना उनके फोन है ना उनके पेरेंट्स छीन लें, पकड़े जाएं वो, पकड़े जाएं वो बस। अच्छा चलो छोड़ो, और अच्छा सोचती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास के जितने भी बच्चे ना अपना अपना फोन दान कर दें अपने छोटे बहन भाई को, जा तू जी ले जिंदगी, ऐसा कुछ हो जाए। अच्छा मैं चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे हैं ना उनके पास इतने पैसे ना बचे कि वो नेट पैक डलवा सके, ऐसा कुछ भी हो जाए, इसमें से एक भी कोई एक काम हो जाए। अच्छा चलो छोड़ो, आ जाओ। फोन चलाना चाहते हो तो कम चलाना प्लीज, ये दिमाग खराब कर देता है फोन। एक्चुअली ये जब रात को सोने जाओ ना तो बस एक प्रैक्टिस फॉलो करो, इसको बाहर टेबल पे रख के आओ, दिख मत जाना तू। अच्छा सच्ची बताओ कितने बच्चे फोन के साथ ही सोते हैं? और जब तक नहीं सोते जब तक फोन ऐसे ना लग जाए। कुछ लोग को देखा है तुमने, फोन ऐसे लग जाता है। हाँ, ये नहीं सभी ऐसे ही हैं, बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जो फोन नहीं चलाते। ये सबसे इवन ये सस्ता नशा है बच्चों, बियर पी लो बढ़िया है, ये बहुत सस्ता नशा है, ये खराब कर देता है, ये धीरे धीरे जिंदगी में आता है और फिर कभी जाता ही नहीं है। और एक ये कमबख्त कुछ बच्चे ऐसे हैं रात को बस HI लिख के छोड़ देते हैं पूरे। अब कुछ बच्चे सोचे मैम HI हाय लिख के छोड़ देते हैं, वो भी पूरा लिखते HI, सिर्फ H और I, सारी रात निकल जाती है। ये मैसेज अननोन नंबर से किया किसने, सुबह पता चला कि वो स्कूल वाली फ्रेंड थी ना, उसका था ये मैसेज। तेरी पूरी रात निकाल दी, सोच रहे थे किसी और का होगा, किसी और का होगा। तो ये जो और है ना बस एक ही रखना इसे, ठीक है? अब सुन लीजिए, ध्यान दीजिए प्लीज। हेलो हेलो, मैंने आपसे सभी बच्चों से बताया जो बच्चे एग्जीक्यूटिव में फिलहाल हैं, कोई भी नए वस्तु, कोई भी नया प्राणी आपकी जिंदगी में जो है उसी से काम चला लो थोड़े दिन। एग्जीक्यूटिव पास करके बदलना वस्तु और प्राणी, क्योंकि आप बदलोगे नहीं ऑटोमेटिक बदला जाएगा। या तो देखो जो बच्चे CA कोर्स में होते हैं जनरली प्यार तो बेचारे वो भी करते हैं, ऐसे थोड़े उनके पास दिल नहीं होता कि CA CS वाले हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है कि वो प्यार उनका टेम्परेरी रह जाता है। एग्जीक्यूटिव का जो अटेम्प्ट होता है ना वो तेजी से आगे जाता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों प्यार करने वाले एक साथ पास हो जाए, ये बहुत एक्सट्रीम परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। और जो पहले पास होके फाइनल में पहुंच जाता है उसके अंदर एटीट्यूड आ जाता है, इससे एग्जीक्यूटिव तो पास नहीं करेगा क्या। अब कोई बहुत ही घनिष्ठ प्रेम करने वाला होगा जो टाइम देगा, नहीं यार हो जाएगा यार, ऐसे नहीं यार, फिर वो उसे पढ़ाएगा। फिर लड़कियां जो होती है बड़ी तेज होती है पढ़ने में, वो सिर्फ पढ़ने में ध्यान देती हैं, और लड़के पढ़ने में ध्यान नहीं देते, बाकी सब काम करते हैं। अब करते ही करते लड़के ने तो पूरी जान लगा दी, फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है लड़की की, उसे कोई नोट्स चाहिए ना तो शाहरुख खान की तरह दौड़ के नोट्स लेके आता है, सब हेल्प कर रहा है। करते ही करते लड़की CS में पहुंच जाती है, फाइनल में, फाइनल भी क्लियर हो गया, लड़का भी एग्जीक्यूटिव की क्लास लेने की कोशिश कर रहा है। लड़की CS क्वालिफाई हो गई। क्वालिफाई होने के बाद कहने लगे आई कॉन्ट लिव विदाउट यू। अब सुनो, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहे हो, आई कॉन्ट लिव विदाउट यू बट वन एक्सेप्शन। मेरे पापा ने कहा है तू CS बन गया तो शादी होगी, नहीं तो नहीं। आगे सुनो,
3 years or qualified CS whichever is earlier. अब ये और भी कमाल हो गया, 3 साल और क्वालिफिकेशन ऑफ CS। 3 साल में या तो क्वालिफाई हो जाओ या 3 साल जो पहले हो जाए, अब उनमें से होना कुछ भी पहले नहीं। तो इट मीन्स सारे लड़के मायूस हो गए क्लास के, ये सच्चाई है, इसे समझो, ठीक है। और इस पे थोड़ा ध्यान दो, प्यार मोहब्बत कम करो, पढ़ने में ज़्यादा ध्यान दो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और सुनो आगे चलते हैं, हेलो आगे सुनो, आगे बढ़ो बेटा। अब इसमें हम बात कर रहे थे QIP, आपको समझ में आ गया होगा QIP। QIP का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। देखो यार मेरी वजह से कोई ब्रेकअप मत करना प्लीज़, तुम्हारे वाला जो साथी है ना वो मुझे बहुत गालियाँ सुनाएगा, ठीक है। ऐसा हमेशा नहीं होता, बहुत सारे केस बहुत अच्छे सच्चे प्यार भी होते हैं, लेकिन अभी तुम्हें प्यार की डेफिनेशन ही नहीं पता, अभी तो तुम्हें जिसे देखते हो उसी से प्यार हो जाता है, ठीक है। अब एक दिन एक लड़की बता रही थी कि मैम मैं राजीव चौक से चली मेट्रो में, मुझे लक्ष्मी नगर उतरना था, मैंने देखो एक हैंडसम लड़का तो क्या जिम कर रखा है, शर्ट के बटन खोल रखा, वाओ डैशिंग था मैम। मैम मैं तो नोएडा पहुंच गई। अब सुनो आगे देखिए, नहीं नोएडा भी जाती है मेट्रो, नोएडा भी तो जाती है, पता ही नहीं चला ना उसे चेंज करने का। आगे सुनो प्लीज, हेलो ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। QIB इट्स अ पार्ट ऑफ जॉक। आइए आइए, हेलो हेलो कम ऑन हियर। QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को जब भी कभी शेयर्स प्राइवेटली प्लेस किए जाएंगे तो उसे बोलते हैं QIP। क्या बोलते हैं? कम ऑन, QIP। कब बोलेंगे? जब भी कभी शेयर्स प्राइवेटली प्लेस किए जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? QIP, ठीक है बच्चों। अब एक और चीज सुनो, ऐसा होता है कि आम जनता को शेयर इशू किए, आम जनता को सबको शेयर इशू किए, दैट्स अ पब्लिक इशू। अब हम इतने सारे लोगों को शेयर क्यों इशू कर रहे हैं? क्योंकि हमें ज्यादा पैसों की जरूरत है, ज्यादा पैसों की जरूरत है, ठीक है। लेकिन एक बात सुनो, इसका आंसर आप दोगे, जहां पे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ज्यादा होंगे तो कंप्लायंसेस भी ज्यादा होंगे, यस और नो? इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक एट लार्ज ज्यादा है। जहां पे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कम होंगे वहां कंप्लायंसेस भी कम होंगे। और अगली बात पे गौर फरमाना, जो पब्लिक एट लार्ज को इशू आता है उसे बोलते हैं पब्लिक इशू, और जहां सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर्स प्लेस किए जाते हैं उसे बोलते हैं भाई और बहना प्राइवेट प्लेसमेंट। इसके लिए कंपनीज एक्ट में एक सुविधा है, दैट इज टू बी सेक्शन नंबर 42, और उसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उसे? प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में बेसिकली होता क्या है कि सिलेक्टेड लोगों को ही शेयर्स प्लेस किए जाते हैं सेक्शन 42 का पालन करके, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये तो हमें IPO, QIP, प्राइवेट प्लेसमेंट, और एक होता है राइट इशू। राइट इशू का मतलब होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक अधिकार दिया जाता है, क्योंकि आप पहले से जुड़े हुए हो, कि आप अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। हम जो इशू लेकर आ रहे हैं उसमें से आपको एक ऑफर दिया जाएगा, आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो, तो उसे बोलते हैं राइट इशू, ठीक है। आगे चल के डीप में पढ़ेंगे, जो बच्चे ग्रुप 1 में पढ़ेंगे शेयर कैपिटल में डिटेल डिस्कशन आप लिख सकते हो, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, लेकिन मैंने आपको बेस दे दिया। अगली लाइन का तो मतलब आप ही बताओगे। फॉरेन फंडिंग रेजिंग वाया GDR ग्लोबल, ADR अमेरिकन, ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग। ECB का मतलब होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग। अब एक्सटर्नल मतलब 7 समुंदर पार, कमर्शियल मतलब बिजनेस के लिए, बोरोविंग्स मीन्स उधार, ठीक है बच्चों। अब ये इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें आता है FCCBs, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, इसमें आता है फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, ये तमाम चीजें आती हैं जो आपको पहले से ही पता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जनरेट कैपिटल। अच्छा, कैपिटल मार्केट में हम जनरली पैसा उठाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इनोवेशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए। फैसिलिटेट पब्लिक ओनरशिप इन प्राइवेट एंटरप्राइजिंग, स्ट्रेंथन्स द कैपिटल बेस ऑफ कंपनीज। आगे चलते हैं। इन 2022 LIC launched India's largest IPO, raising 21,000 plus crore from public investor. And the fund helped the government in disinvestment and capital enhancement of LIC. ये सबसे बड़ा इशू है। तो 2022 में जब हमारी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक इशू लेकर आई थी,
ठीक है बच्चों। आगे आप देखोगे सेकेंडरी मार्केट। अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें, अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर होता क्या है? सेकेंडरी मार्केट में कोई भी रोल कंपनी का नहीं होता और उसमें स्पेशली जो रहती है सिर्फ इन्वेस्टर और सिर्फ इन्वेस्टर। इट मींस वहां पे जो प्राइस डिसाइड किए जाते हैं, प्राइस इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और रोल किसका होता है? स्टॉक एक्सचेंज एंड स्टॉक ब्रोकर, राइट। स्टॉक ब्रोकर आर द मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड स्टॉक ब्रोकर के साथ साथ एक और रोल होता है। किस किस का होता है जरा बताइए? डीपी। डीपी मतलब डिपॉजिटरी, आवाज नहीं है, जोर से बोलो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। और रोल होता है हमारे स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर की हेल्प करने के लिए होता है सब ब्रोकर। क्या बोलते हैं उन्हें? सब ब्रोकर। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको आपकी वोकैबुलरी अच्छी करती जाऊंगी और धीरे धीरे बेस बनता जाएगा। तो इट मींस ये है आफ्टर इशू मार्केट। सेकेंडरी मार्केट की एक मेन फीचर बताइए, कौन बच्चा बताएगा? मेन फीचर ऑफ सेकेंडरी मार्केट, सबसे बढ़िया बात, दैट इज टू बी, क्या है जरा बताना? लिक्विडिटी, इजिली कन्वर्ट इनटू कैश। ये मेन फीचर है सेकेंडरी मार्केट की। अच्छा बताइए, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट है? जल्दी आंसर देना है। स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट है? ओके अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट है? डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा एक्ट है? कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट है? अभी भी आंसर बढ़िया नहीं है। कुछ बच्चे तो सोचते रहेंगे मैडम। हाँ सुनो, ध्यान दो, फिर से पूछूंगी मैं क्वेश्चन। सारे बच्चे लटे, एक बार ताली बजाओ सारे बच्चे, जोर जोर। 1 2 3 1। जो बच्चे धीरे धीरे ताली बजाएंगे उनकी शादी कभी भी नहीं होगी। हाँ बढ़िया बढ़िया, देखो चलिए बहुत अच्छे। अब सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान दो मेरी बात पे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं जल्दी जल्दी को ये ना, हम एक चिड़िया खेलेंगे और जिसने भैंस उड़ाई उसका पड़ोसी उसको बहुत मारेगा मेरे बिहाफ पे, ठीक है? अब ध्यान देना सारे बच्चे, अलर्ट। ओके, कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट है? जल्दी जल्दी बोलना, सोचते हो तुम पहले। कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट है? स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने का कौन सा एक्ट है? ओके, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेडिंग को रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट है? इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन के लिए कौन सा एक्ट है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, किसी ने भी भैंस नहीं उड़ाई। आगे देखिए, सेकेंडरी मार्केट इज वेयर ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड अमंग द इन्वेस्टर। कितने बच्चों ने सुना एनएससी, बीएससी? मैम बीएससी इज अ बैचलर ऑफ साइंस, एमएससी इज अ मास्टर ऑफ साइंस। ओके अच्छा, ये बताओ ये कहाँ मिलते हैं? अगर इनसे इनमें जाना हो हमें कभी बातचीत करने के लिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? बॉम्बे। ये सब बॉम्बे में ही मिलते हैं। दिल्ली में भी था एक, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, रामलीला मैदान के सामने, ठीक है? लेकिन अब इस दुनिया में दिल्ली वाले नहीं पसंद करते शेयर्स में पैसे लगाना, वो तो घूमना पसंद करते हैं। एवरी सैटरडे वेयर आर यू? आई एम इन मसूरी। आप सैटरडे को दिल्ली के किसी कोने में चल जाओ, आपकी हिम्मत नहीं है, आप मथुरा चले जाओ, मथुरा के बाहर से लाइन लगती है, डीएल नंबर। आप मनाली चले जाओ, मनाली में पहुंच जाते हैं एवरी फ्राइडे। दिल्ली वालों को घूमने का बहुत शौक है ना? मैम हमें तो पता ही नहीं, अभी तो हम मैम पैसे कमाने के लिए सोच रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। ऑफर्स लिक्विडिटी एंड साथ में प्राइस रियलाइजेशन फ्रॉम इनिशियल इन्वेस्टर्स। ट्रेड आर एग्जीक्यूटेड थ्रू, किसके थ्रू ट्रेड एग्जीक्यूट होगा? जल्दी जल्दी बता दो। क्या बिना स्टॉक ब्रोकर की ट्रेडिंग हो सकती है? नहीं हो सकती है। आगे चलते हैं उसके बाद ये देखिए, व्हाट इज द रोल इन इकोनॉमी? रोल इन इकोनॉमी की अगर हम बात करें, जनरेट कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन एंड साथ में क्या? एक्सपेंशन। फैसिलिटेट व्हाट? पब्लिक ओनरशिप इन प्राइवेट एंटरप्राइज। स्ट्रेंथन द कैपिटल बेस ऑफ द कंपनीज। सेकेंडरी मार्केट मैंने आपको बता दिया आफ्टर इशू मार्केट है, और यहाँ पे जो ऑलरेडी सिक्योरिटीज हमारे इशू हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं बच्चों? ट्रेड करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या? स्टॉक एक्सचेंज। और क्या मेंटेन होती है इसमें? लिक्विडिटी। ट्रेड आर एग्जीक्यूटेड थ्रू द ब्रोकर्स। नाउ अब एक चीज समझिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं।
हाँ जी बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए, तो आईपीओ मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। सेकेंडरी मार्केट की हम बात कर रहे थे। सेकेंडरी मार्केट में हमने कहा था एक होता है हमारा आईपीओ, दूसरा हमारा क्या होता है एफपीओ। एफपीओ के अंदर बेसिकली जब भी कभी हम एफपीओ की बात करते हैं तो इट्स अ फर्दर इशू भी बोल सकते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर भी बोल सकते हैं। तो आईपीओ एफपीओ बहुत क्लियर हो गया। रोल इन इकोनॉमी, एग्जिट रूट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन, कॉन्टिन्यूस वैल्यूएशन और स्पेक्यूलेशन। उसके बाद अगर हम बात करें तो बाकी का सेशन जो है हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, नेक्स्ट क्लास। और दिस इज अ कंपैरेटिव टेबल, बस इसे खत्म कर लेते हैं। कंपैरेटिव टेबल, बुक बंद कर दी बच्चों ने। कंपैरेटिव टेबल खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक लीगल कनेक्टिविटी। सो प्राइमरी मार्केट की बात करें अगर, तो जल्दी, जितनी जल्दी बोलोगे उतनी जल्दी क्लास ओवर, ठीक है। प्राइमरी मार्केट किसको क्या बोलते हैं, एक लाइन में बताओ, कीवर्ड्स डार्क करना है, हाईलाइटर सब बच्चे रखना। फ्रेश इशू मार्केट, और ये क्या है, ट्रेडिंग एग्जिस्टिंग। ओके, इसमें क्या होता है, रेस कैपिटल, और यहां प्रोवाइड, जोर से बोलिए प्रोवाइड, क्या बात है। इधर क्या आता है, आई पीओ एफ, राइट, क्यू आई पी, क्यू आई एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट, ओके, कवरिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। कॉमन नेम क्या होता है, न्यू इशू बोल सकते हैं, और आईपीओ, इसे क्या बोलते हैं, आफ्टर इशू। परचेज प्रोसेस फ्रॉम कंपनी डायरेक्टली, और यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। यहाँ पे न्यू फंड आता है, यहाँ कोई डायरेक्ट फंडिंग नहीं होती। पार्टीज कंपनी और इन्वेस्टर, और यहाँ इन्वेस्टर एंड सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर एंड विद द हेल्प ऑफ स्टॉक क्या की जाती है, ट्रेडिंग। क्या मेंटेन होती है उससे, लिक्विडिटी। शेयर्स कहाँ पे बेचे जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। प्राइसिंग, यहाँ पे फिक्सिंग होती है जनरली, वैसे बुक बिल्डिंग प्रोसेस है, लेकिन यहाँ फ्लक्चुएट होते हैं और डिपेंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड यूज ऑफ फंड्स। बिकम द कैपिटल फॉर कंपनी, इट्स बिकम इनकम फॉर सेलिंग इन्वेस्टर। उसी के साथ साथ लीगल कनेक्टिविटी, आपको पता ही है, सारे के सारे एक्ट में आपके साथ कनेक्ट करते ही जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे कि एक आपका कम यहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जल्दी जल्दी बताना, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट है, SCRA एक्ट है। ओके, इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा एक्ट है, सेबी एक्ट है। कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, डिपॉजिटरीज को रेगुलेट करने के लिए। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक है, हवा की तरह जाइए, पानी की तरह वापस आइए, फिर हम पढ़ेंगे ECIPL। 10-15 मिनट का ब्रेक है, 10 to 15 मिनट्स ओनली।